बेटा बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ डिफेंस के लोग आएंगे, वो बताएंगे कि मतलब आप लोग का आफ्टर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, जनरली ग्रेजुएशन के बाद ही से शुरू हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई करें अलग बात है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजीज में। जैसे राइट फ्रॉम द डीआरडीओ से लेकर के सीटीएस वगैरह भी होता है, कई सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के लिए वो इंजीनियरिंग वाले जाते हैं, उसमें ज़्यादा ग्रेजुएशन वाले भी है, ग्रेजुएशन वाले सारे जाते हैं हाँ। और डीआरडीओ में कंप्यूटर साइंस के जाते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जाते हैं, इंजीनियरिंग के जाते हैं, मगर डीआरडीओ मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग के जाते हैं, एमसीए देख लो, पता नहीं है, नहीं मुझे नहीं पता शायद, पहले तो मुझे नहीं याद है कि होता था। जहाँ इंजीनियरिंग लाइन की ज़रूरत होती है वहाँ पे फिर बीटेक ही मांगते हैं, अदरवाइज एमसीए इज इक्वलेंट टू बीटेक। अगर आप डेवलपमेंट में काम कर रहे हो तो फिर आप बीटेक हो, एमटेक हो, पीएचडी हो, सिर्फ अगर डेवलपमेंट में हो, खासतौर से सर्विस बेस्ड कंपनी में डेवलपमेंट में हो, तब तो कोई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है फिर। मैंने मैंने एमटेक करके ही जॉब शुरू की थी ना, जो मेन जॉब मेरी थी एमटेक करके ही शुरू की थी। ऐसे छोटी मोटी जॉब करना एक अलग सी बात है, तो भाई जब मेन जो था एमटेक करने के बाद ही शुरू करी थी। कोई इसका एडवांटेज नहीं था। जिस टाइम मैंने इंडस्ट्री छोड़ा था उस वक्त स्प्रिंग बूट वगैरह थी नहीं, अंदाज़ा है चीज़ों का, लेकिन ये है कि अगर सच में काम करना पड़े तो थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे भी इसको देखना पड़ेगा। हाँ वो उसी पे बेस्ड है सब चीज़ें। स्प्रिंग पे काम तो किया है मैंने, स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे तो काम किया है, स्ट्रट पे बहुत काम किया है, स्प्रिंग पे भी काम किया है, स्प्रिंग जेडीबीसी वगैरह पे काम किया है। डिपेंडेंसी तो खैर सब चीज़ का मतलब फंडामेंटल होता है, वो सब। हर दिन यार चेंज होती रहती चीज़ें ना, तो वो कोई। चलो भाई, पहले सेशनल के लिए डिस्कस कर लें क्या सिलेबस रहेगा हमारा। एक काम करते हैं, सेशनल के लिए यूनिट 2 एंड यूनिट 3 रखते हैं, चलेगा? यूनिट 3। ओके। भाई एमसीए वाले हो आप क्या पीछे? एमसीए के हो? क्लास चल रही है बेटा, ऐसे वॉक इन करके नहीं बैठते बेटा। ठीक है भाई, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 ठीक है। यूनिट 3 में जैसे छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, वेयर आउट लिस्ट है, ये शायद हमने कवर नहीं किया है तो इसको छोड़ दीजिएगा, हालांकि ये कभी भी कर देंगे, 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। और बाकी तो मेरे ख्याल से सब हो ही चुका है, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, तो ग्रुप में भी कम्युनिकेट कर दीजिएगा, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 इज द सिलेबस फॉर द सेकंड सेशन। देखो, जावा 8 के बाद जब भी तुम प्रोजेक्ट बनाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मॉड्यूल जनरेट करेगा, उसमें बिना पैकेज के आप करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपको बनाना है तो जो मॉड्यूल डॉट इन्फो जनरेट होती है उसको अनचेक करना पड़ेगा आपको, ताकि जनरेट ना हो। तब फिर आप डिफ़ॉल्ट में जा डालेंगे तो आपका वो प्रोग्राम, मतलब वो क्लास एक्सेप्टेबल होगी प्रोजेक्ट के अंदर।
देखो पैकेज इज नथिंग बट अ हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर टू फर्स्ट पॉइंट ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज द क्लासेस एंटिटीज, ठीक है, और ग्रुपिंग द क्लासेस एंड एंटिटीज डिपेंडिंग अपॉन द कंसर्न्स, ठीक है। जैसे डाटाबेस से अगर रिलेटेड है तो अक्सर लोग DAO करके एक पैकेज बनाते हैं, डाटा एसेस ऑब्जेक्ट पैकेज बनाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि सारे डाटाबेस कम्युनिकेशन की जो क्लासेस है, जो JDBC यूज़ करेंगे या हाइबरनेट यूज़ करेंगे या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे JDBC को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो सारे उस पैकेज के अंदर होंगे, ठीक है, फाइन। तो एक तो ये हो गया कि आप ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। दूसरे, यू यूज़ इट फॉर द फॉर अवॉइडिंग द नेम स्पेस कोलिजन। नेम स्पेस कोलिजन, मान लीजिए आपने एक थर्ड पार्टी से कोई पैकेज को अपने लाइब्रेरी में डाला है, ठीक है, उसका जो फुली क्वालिफाइड नेम है वो हो सकता है कि मतलब अगर सिंगल क्लास का नाम कहें तो क्लास का नाम एग्जैक्टली वो हो सकता है जो हमारी क्लास का नाम है जो हम बना रहे हैं, राइट, हो सकता है। आपने ऐड मेथड बनाया है, मैथ क्लास में भी ऐड मेथड हो सकता है, ठीक है। आपने साइन का मेथड बनाया है साइन कन्वर्ट करने के लिए, मैथ में भी हो सकता है, मैथ की लाइब्रेरी में। लेकिन जब आप फुली क्वालिफाइड नेम होंगे देखेंगे तो क्या होगा, जावा डॉट यूटिल डॉट मैथ होगा, आपका क्या होगा, आपके पैकेज नेम के साथ मैथ होगा। सो दिस इज लाइक डिस्टिंग्विशन बिटवीन द टू थिंग्स। तो जहाँ भी अगर आपस में कोलिजन होगा तो वहाँ पे एक को आप इंपोर्ट कर लेंगे, दूसरे को क्या करेंगे, फुली क्वालिफाइड नेम के साथ यूज कर लेंगे, ठीक है, तो डिस्टिंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा मैं क्या करता हूँ कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इवन एग्जांपल अगर मैं बना रहा हूँ तो अक्सर मैं क्या करूँगा, एक यूआरएल पैटर्न पे डिफाइन करता हूँ पैकेज को, इन डॉट ए सी डॉट जामिया हमदर्द। द रीजन वाई इज, नॉर्मली आप देखेंगे जैसे अपाचे का है, ओ आर जी डॉट अपाचे आएगा, है ना। तो इस तरह की टॉमकैट उसके अंदर एक प्रोडक्ट है तो ओ आर जी डॉट अपाची डॉट टॉमकैट आएगा। ओ आर जी डॉट अपाची कोई और सर्वर है या कोई और टूल है तो उसका अलग शुरू हो जाएगा। द रीजन इज यू आर एल इट सेल्फ इज यूनिक। तो अगर यूआरएल ही यूनिक है तो ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप यूआरएल पे पैकेज अगर बना रहे हैं तो दुनिया में यूनिवर्स में कोई भी दो फुली क्वालिफाइड क्लास नेम सेम हो कभी। So that is one of the best practices how we define a package. Otherwise, package is defined for two purposes. It's a directory structures. It's a directory structure defined for two purposes. One is the organization as per the concerns, ठीक है, और separation as per the concern. Second is for avoiding the namespace collision, ठीक है, दो ही पर्पज होता है इसका। क्लियर हो गया? मतलब वो क्लासेस जो डाटाबेस पे इंसर्ट और इस तरह के मतलब ऑपरेशन भेजेंगे ना आपको, हाँ, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमने बनाया इन डॉट ए सी डॉट जामिया हमदर्द, फिर एप्लीकेशन का नाम दिया, एप्लीकेशन का नाम देके फिर डॉट लगा के फिर DAO करूँगा मैं, डाटा एसेस ऑब्जेक्ट। एक्चुअली डाटा एसेस ऑब्जेक्ट सिर्फ एक पैकेज का कन्वेंशन नहीं है, बल्कि इसको एक डिज़ाइन पैटर्न भी कहते हैं, इसको एक डिज़ाइन पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है, डाटा एसेस ऑब्जेक्ट एक डिज़ाइन पैटर्न भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो जहाँ भी आप इंडस्ट्री में कहीं भी जाइए, आप अक्सर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, डाओ लिख करके अक्सर दिखेगा पैकेज का नाम। तो आप समझ लीजिए कि सारा डाटाबेस का जो इंटरेक्शन का काम हो रखा है वो इसी के अंदर हो रखा है, इसी पैकेज के अंदर, ठीक है। ना ना ना, पर्पज़ है, हर चीज़ का पर्पज़ है। ये कभी भी मत सोचो कि मतलब कुछ भी हम एक लाइन भी कोड लिखेंगे तो बिना पर्पज़ के लिखेंगे। और कोड रिव्यू का मकसद भी यही होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो जिसका कोई पर्पज़ नहीं हो, उससे आप क्वेश्चन करेंगे क्यों लिखा है। विदाउट लॉजिक लॉजिक कुछ भी नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ सेंसिबल होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ी बहुत उसमें रह गई थी डिस्कशन में, उसको हम एक बार दोबारा से लेट्स ट्राई टू जस्ट ऐड अ फ्यू थिंग्स वॉट एवर वी हैव डिस्कस अबाउट टिल नाउ अबाउट abstract classes and static methods and so on. Just जल्दी से वाइंड अप करेंगे। तो लेट मी क्रिएट डेमो क्लास, डेमो टेस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। ठीक है, ये बनाया मैंने। अच्छा, पिछली बार जो लैब में हम लोग थे तो हमने लैब में डिस्कस किया था कि अगर हम कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं
तो abstract क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना पॉसिबल है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो abstract क्लास भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेगा। तो पहला रूल ये याद रखिए, एज अ रूल, एवरी क्लास हैज अ कंस्ट्रक्टर, every class has a constructor, even the abstract class also has a constructor। ठीक है, कोई पूछे इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर होता है नहीं होता है, बट कोई abstract क्लास में पूछे कंस्ट्रक्टर होता है, इट्स अ क्लास सो इट हैज अ कंस्ट्रक्टर। अगर आप कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो आप बनाएंगे, नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा जैसे नॉर्मल क्लास में बनता है। ठीक है, बट कैन वी इंस्टेंशिएट अ abstract क्लास? No, we cannot instantiate a abstract class, or we cannot create an object out of abstract class, because there is a possibility that there could be a what, a method which is abstract. So if there is a method which is abstract, so we cannot create the object of that entity. ठीक है, so we cannot create the object of interface, we cannot create the object of an abstract class। ठीक है, now let's say this is a class calculator। ठीक है, राइट, इस क्लास कैलकुलेटर में क्या कोई abstract मेथड है? नहीं है। अगर हम एक भी abstract मेथड बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्लास को भी abstract डिक्लेयर करना पड़ेगा। so even a single abstract method requires the class to be declared abstract। क्या तक हो गया? How about vice versa? Like, we do not have an abstract method in this class as of now. Calculator class doesn't have an abstract method as of now. All the methods have body. Can we still declare this class as abstract? Abstract कीवर्ड लगाएंगे तो कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा? श्योर, दोनों अलाउड होते हैं, लेकिन यहाँ मैं दोनों कर ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ नॉन abstract मेथड ही रखा है मैंने, तब भी क्या मैं abstract लगा लूँ? फंक्शन नॉन abstract डिफाइंड है ना। इस क्लास की यूनिकनेस क्या है कि इस क्लास में सिर्फ नॉन abstract ही मेथड्स है जैसे नॉर्मल क्लास में होते हैं, तो इसको abstract डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन still we have the option to declare this class as abstract and we won't get a compilation error। and if we do so, what could be the possible purpose for it? अगर अलाउ किया है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा उसका, है ना? what could be the possible purpose for it? क्या नाम है आपका? अफान, अफान कह रहे हैं, फहद फहद कह रहे हैं कि एक रीज़न ये हो सकता है कि भाई इसके अंदर जो हमने मेथड्स की बॉडी डिक्लेयर कर रखी है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी इम्प्लीमेंटेशन को ले, तो उसके लिए तो हमें एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है ना? वो तो ऐसे भी लेगा। अगर हम इसको पैरेंट क्लास बना लेंगे तो बाय बाय डिफ़ॉल्ट इसी के इम्प्लीमेंटेशन को लेगा। एनी अदर रीज़न? हाँ, सही बोल रहे हो, बोलो, बोलो। सही कह रहे हो, सही जगह जा रहे हो। मेथड पूरे हैं, लेकिन अब मैंने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया तो एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी कि अब इस क्लास का इवन दो सारे मेथड हमारे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं तब भी हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मतलब अब हम इस क्लास को सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि भाई सारे चाइल्ड क्लास इसको यूज़ करें, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इसका ऑब्जेक्ट कोई बनाए, इसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए, उससे इसको असेस करे इनहेरिटेड मेथड को। हाँ, the few things doesn't make sense, like for example
अगर मैं आपको बोलूँ कि एक एप्लीकेशन है जिसमें मैं फॉर एग्जांपल लैंड है, लैंड का एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो पीस ऑफ लैंड को मैं डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड करूँगा फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो मैं रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, इन सब शेप्स में उसको डिवाइड करूँगा। मैंने एक पेरेंट क्लास बनाया शेप, उसमें एरिया, पैरामीटर, ये सारे मेथड हमने डिफाइन कर दिए, ठीक है। एरिया का इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, बिकॉज इट्स नॉट अ कंक्रीट शेप, तो अनडिफाइंड एरिया। सिमिलरली फॉर पैरामीटर, तो शेप को मैं तभी कोई पार्टिकुलर शेप कहूंगा जब वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो या कुछ और हो। इनका ऑब्जेक्ट बनाना मेरे लिए सेंस बनाता है, लेकिन शेप का अपना खुद ऑब्जेक्ट बनाऊं अगर मैं, तो दैट डजंट मेक सेंस फॉर मी। तो अगर उसमें कोई मेथड्स या कोई बिहेवियर या कोई वेरिएबल्स अगर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, दैट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। क्लियर हो गया है? हेलो, बेटा तुम थोड़ी देर रुक जाओ, 10:40 तक रुक जाओ, मैं रुक जा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ अभी, ठीक है। क्या कह रहे थे बता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अगर स्ट्रिक्ट नेसेसिटी है आपकी, तो ही आप ऐसा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर एकदम ऐसी रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी है कि इसके अंदर बिहेवियर होना चाहिए, बिहेवियर में इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनना भी पर्पसफुल नहीं है, उस कंडीशन में आप इसको अपसेट करेंगे। दूसरी सेकंड कंडीशन निकल के क्या आती है? अभी आपको पता है कि इस क्लास के अंदर ये जो मेथड्स है वो नॉन अब्स्ट्रैक्ट है, यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन है। इन फ्यूचर हो सकता है कि आप इसमें अब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड करने की ज़रूरत पड़े, जो आपको फोर्स ही आप कर पा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तब भी आप इसको पहले से अब्स्ट्रैक्ट करके छोड़ सकते हैं। तो अगर ये सारी कंडीशन मेट कर रही है, देखिए डिज़ाइन का एक प्रिंसिपल होता है, चीज़ें अपने आप फिट होंगी उसमें, ज़बरदस्ती आपको फिट नहीं करना है उसमें। अगर नहीं है तो नहीं है, फिर वैसे नहीं करना है आपको, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा क्लियर है? अच्छा, अब तक कल एक आपके क्लास का बच्चा आया था, कुछ उसको डाउट था, तो पूछने के लिए मुझसे, नहीं ये नहीं, आप लोग में से कोई नहीं है, वो नहीं है। तो उसने पूछा कि सर, किसी भी लैंग्वेज में अगर करें तो कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, तो सिंपली आप प्रिंट करिए, प्रिंट हो जाएगा। इनफैक्ट पाइथन वगैरह में गूगल क्लैब में जाइए तो प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वेरिएबल को लिख करके इंटर की प्रेस, मतलब कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर दिए तो प्रिंट कर देगा, राइट। ये जावा में क्यों इतना करना पड़ रहा है कि हम इतना कुछ लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख रहे हैं, उसके अंदर मैसेज डाल रहे हैं, तब जाके प्रिंट हो रहा है ना। तो अब अच्छा, इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अब जैसे प्रिंट फंक्शन पाइथन में तो एक फंक्शन डिफाइंड है आपके पास, इसमें आप पास कर दे रहे हैं, राइट। सी सी प्लस प्लस में सी आउट सी इन जो होता है वो क्या है? इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स है, जो प्रिंट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, जो डिफॉल्ट बनाए गए हैं इसलिए कि वो कंसोल को या कीबोर्ड को यूज करे, ठीक है, इसलिए वहां जरूरत नहीं पड़ती है। जावा में जब हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हमने लिखा, हेलो, तो इस पे एक एक चीज को अलग अलग अगर गौर किया जाए तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करना पड़ता है हमको। सिस्टम क्या है? इट्स अ क्लास, कैपिटल एस से शुरू हो रहा है, कन्वेंशन क्लास का है। डॉट लगा के हम आउट यूज कर रहे हैं, आउट क्या है? मेथड होता है तो फंक्शन जैसा कुछ होता है ना, कॉल। सी प्लस प्लस में सी आउट क्या था? प्रिंट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट था ना। अभी सिस्टम में जाओ, देखो इसमें आउट क्या है? देखो इन दिख रहा है, सिस्टम डॉट इन हम यूज करते हैं स्कैनर क्लास के अंदर पास करने के लिए। ये किसका इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है? अभी नीचे देखो आउट भी दिखेगा आपको, आउट दिखा, प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। और ये सारे ऑब्जेक्ट कैसे हैं? स्टैटिक और फाइनल है ना। फाइनल मतलब इनको आप चेंज नहीं कर सकते,
स्टैटिक का मतलब आप क्लास के नाम के साथ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हैं जो कि सिस्टम क्लास के अंदर मौजूद हैं। तो सिस्टम डॉट आउट आप इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आउट जो है वो क्या है, स्टैटिक है, राइट। बिना सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए आप उस पर डॉट ऑपरेटर लगा के आउट को आप एक्सेस कर पा रहे हैं। प्रिंट एरर मेथड कहाँ डिफाइन होगा फिर? प्रिंट एरर मेथड आउट पे चल रहा है ना, यानी आउट की जो क्लास है उस पर डिफाइंड होगा ना, यानी प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर डिफाइंड होगा। प्रिंट एरर के बहुत सारे वर्जन होते हैं आपको। अगर इसका आप आउटलाइन देख लीजिए तो उसी में दिख जाएगा आपको। देखिए प्रिंट मेथड भी होते हैं, प्रिंट एलन भी होते हैं, राइट। प्रिंट एलन न्यू लाइन पे भेजता है और आपका प्रिंट जो होता है वो उसी सेम लाइन में रुक जाता है। तो क्लियर हो गया है? क्लियर है ना? कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? स्टैटिक इंपोर्ट जो होता है ना, एक जो टॉपिक होता है वो इसीलिए होता है। आप स्टैटिक इंपोर्ट लगा करके, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट को डायरेक्टली इंपोर्ट लगा सकते हैं। फिर सिंपली आपको आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ेगा हर जगह। स्टैटिक इंपोर्ट सर्च करना, स्टैटिक इंपोर्ट, ठीक है। तो आपको उस पर ट्यूटोरियल मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको खोज के भेज दूंगा, ठीक है। तो उसमें आप एक लाइन में वही काम कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा कि अब इतने ज़माने से जो ट्रेडिशनल जावा डेवलपर्स जो काम कर रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा ये होगा कि एक बार में आउट देखेंगे, अच्छा आउट क्या है, तब उनको देखना पड़ेगा स्टैटिक इंपोर्ट लगा हुआ है, तो अच्छा थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई। तो इस चीज़ को फिर छेड़ा नहीं गया। अदरवाइज ये काम आप जावा में भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये क्लास ये क्लास में आता है स्टैटिक इंपोर्ट। स्टैटिक इंपोर्ट बेटा, ये देखो हिस्टोरिकल इवेंट बता रहा है इसका। इसका मतलब ये है कि ये एक मतलब एक थर्ड पैकेज का, थर्ड पार्टी पैकेज का ये हिस्सा हुआ करता था, जिसको उन्होंने यूज़ करा, जो अभी मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। इसको मुझे एक बार करना, फॉरवर्ड करना, ठीक है, पूरी हिस्ट्री बता दूंगा मैं इसको लेकर के क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि लंबा चौड़ा उसका पूरा वो है तो पढ़ना पड़ेगा उसको। लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है ये आ रहा है कि मतलब ये थर्ड पार्टी, क्योंकि स्टैटिक रिपोर्ट भी मेरे ख्याल से बहुत बाद में ऐड हुआ है जावा में। हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट करता है थोड़ा सा, यही है। अब देखो जितनी चीज़ें ऐड होंगी उतना ज़्यादा थोड़ा सा होगा, जो जो नेसेसरी चीज़ें वहाँ तक तो ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें जैसे इंटरफेस में इन्होंने प्राइवेट मेथड्स वगैरह कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, जो तुमने मैंने लिंक भेजी थी उसको देखोगे, तो वो सब चीज़ें मतलब मुझे भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो उसके एक्चुअल जो कंसेप्ट है उसको डाइल्यूट करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है।
इस लाइन को मैं थोड़ा सा कमेंट कर रहा हूँ, इसके बिना पहले कोड को देखिए फिर इसको ओपन करेंगे। देखिए अभी जो कोड आपको दिख रहा है, नॉन कमेंटेड कोड दिख रहा है, उसको देखिए एक बार। ये इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट। देखिए पहले तो इस क्लास के अंदर हमने क्या करा कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसकी एक वैल्यू दे दी, राइट। एक इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करी जिसकी एक वैल्यू दे दी, x इज इक्वल टू 9, राइट। उसके बाद मेन में जा करके, चूंकि मेन इज अ स्टैटिक मेथड, मेन इज अ स्टैटिक मेथड, तो अब हम अगर इनके s या x को, यानी स्ट्रिंग s को या इंटीजर s को अगर एक्सेस हम करना चाहें, दो आर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। तो आपने पहले भी देखा है कि स्टैटिक कंटेक्स्ट से नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट के वेरिएबल या मेथड को एक्सेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्टैटिक तो ऑब्जेक्ट बनने से पहले से मौजूद होता है, नॉन स्टैटिक बिना ऑब्जेक्ट बने पिक्चर में नहीं आता है, राइट। तो ये नहीं पॉसिबल है, इसलिए मैंने क्या करा, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पहले सेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, विच इज पॉसिबल, नो इश्यूज। उसका ऑब्जेक्ट बना के फिर मैं क्या कह रहा हूँ, उसके रेफरेंस वेरिएबल जो डेमो बनाया है, डेमो पे मैं एक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, राइट। और उस पर फिर उसकी फ्लोट वैल्यू, यानी इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट कर रहा हूँ अलॉन्ग विद दिस मैसेज, द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ एक्स इज, से फॉर एग्जाम्पल अगर 9 है, 9.0 हो जाएगी, करेक्ट। चलेगा कोड, चला ले एक बार, करेक्ट है। अब मान लीजिए कि इसकी जगह ये होता, ओके, मैं सेमी कॉलन लगाना नहीं चाह रहा था, वैल्यू को हटाना चाह रहा था, असाइनमेंट को हटाना चाह रहा था। अब सोचिए कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, कोड में कहीं कंपाइलेशन एरर है, कोई कंपाइलेशन नहीं है, आउटपुट क्या आएगा, हमारे जावा में गार्बेज वैल्यू ही तो नहीं आती है ना। अच्छा चलो, उससे पहले ये सोचो कि अगर ये इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये अभी इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर ये सिंपली इंट होता, तब क्या होता। पहली तो बात, ये वाला सिंटेक्स हमारा जो है, एक्स डॉट फ्लोट वैल्यू, ये काम नहीं करता, क्योंकि अब एक्स क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। यहीं तक चलता। और फिर हम उसकी फ्लोट वैल्यू हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें फ्लोट में किसी और तरीके से कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि प्रिमिटिव है, राइट। हमें अब इंटीजर वैल्यू जरूर मिल सकती है, फ्लोट पॉइंट नहीं मिलेगी, वो भले ही फ्लोट पॉइंट कहता रहे, लेकिन है इंटीजर वैल्यू। और क्या वैल्यू मिली, जीरो मिली, क्योंकि हमें पता है इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू लेते हैं, और इंटीजर फ्लोट इन सब की डिफॉल्ट वैल्यू 0 या 0.0 इस तरह है। अगर स्ट्रिंग होता, इसकी जगह अगर हम सिंपली ऐसे करते, तो ये क्या होता, नल होता, तब डिफॉल्ट वैल्यू नल होता। यही चीज अगर मेथड के अंदर डिफाइंड होती, फॉर एग्जांपल अगर इस मेथड के अंदर अगर होता इंट एक्स, ऐसे होता, ठीक है। और यहाँ पे डेमो डॉट एक्स नहीं होकर के एक्स होता, क्योंकि डेमो डॉट एक्स का मतलब इंस्टेंस वेरिएबल चला गया, इंस्टेंस वेरिएबल पे कॉल हो रहा है, एक्स होता। देखिए यहाँ कंपाइलेशन एरर मिलने लगी आपको, द लोकल वेरिएबल एक्स मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। डिफरेंस, स्टेट वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल जिसे कहते हैं, वो हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू पिक करता है, लेकिन मेथड लोकल वेरिएबल कभी डिफॉल्ट वैल्यू पिक नहीं करता है, उसको यूज करने से पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मुझे, अब बिना इनिशियलाइज किए मुझे प्रॉब्लम कह रहा है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा इज इक्वल टू से 0, फाइन, एरर चली गई, चली गई गैस। हेलो, हाँ जी भाई, हाँ बोलिए, बोलिए सर जी, बताइए। क्लास में, क्लास क्लास 4.04 में हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए। फिर से बताओ। देखो अब ये एक्स जो है, ये आपका मेथड लोकल वेरिएबल है,
ये वाला x, ये मेथड लोकल वेरिएबल है, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है। अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेमो डॉट एक्स करते हैं, राइट। तब जो प्रिंट होता वो ये वाला एक्स प्रिंट होता। और इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा अगर इनिशियलाइज नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है, और इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो ज़ीरो लेगा और ज़ीरो यहाँ प्रिंट कर देगा। लेकिन जब हम इसको सिंपली एक्स कहेंगे तो दो एक्स हो गया, एक एक्स ये हो गया, एक ही एक्स ये हो गया। आपको एक रूल बताया था ना। अब यहाँ पे मुझे दिस नहीं लगाऊंगा या आपको डेमो नहीं लगाऊंगा, जब तक रेफरेंस वेरिएबल का नाम नहीं लगाऊंगा तब तक ये इंस्टेंस वेरिएबल ना होकर के मेथड लोकल वेरिएबल पे जाएगा। करीब वाली चेयर है ना, एग्जाम्पल जो देता हूँ, करीब वाली चेयर है, दूर वाली चेयर है, आपको कहा जाए तो आप करीब वाली चेयर पहले देंगे, राइट। तो ये मेथड लोकल वेरिएबल लेगा, राइट। मेथड लोकल वेरिएबल अगर इनिशियलाइज नहीं है तो उस कंडीशन में वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेथड लोकल वेरिएबल के लिए कुछ भी असाइन नहीं होगी। और जहाँ आप उसको पहली बार यूज़ करना चाहेंगे, जैसे आपने प्रिंट एलिमेंट के अंदर यूज़ करना चाहा प्रिंट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको कंपाइलेशन में ही एरर मिल जाएगी। कंपाइलेशन टाइम में बताएगा द लोकल वेरिएबल एक्स मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, ठीक है। यानी बिना इनिशियलाइज किए आप इसको यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कभी कभी आप देखें कि इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं और मेथड लोकल वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल भी है, और मेथड लोकल वेरिएबल को यूज़ कर रहा है और वहाँ पे उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ पे क्या कर रहा है, उसको इनिशियलाइज नहीं है, तो अक्सर क्या करेंगे कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहेगा कि ये प्रिंट कर रहा है, या इसकी कोई वैल्यू असाइंड है तो बोलेगा वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन आंसर क्या होगा, इट्स अ कंपाइलेशन एरर। और कंपाइलेशन एरर क्या होगी, द वैल्यू ऑफ द लोकल मेथड लोकल वेरिएबल इज नॉट मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ठीक है, वो कंपाइल ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं इनिशियलाइज कर दूं, से फॉर एग्जांपल 9 से या किसी भी वैल्यू से, नाउ इट इज फाइन। अब ये आपकी एरर, सॉरी मैंने गलत जगह इनिशियलाइज करा है ना, यहाँ मुझे इनिशियलाइज करना था, एरर चली गई आपकी, ठीक है। अब आप प्रिंट करेंगे तो आपको 9 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इंटीजर ही प्रिंट होगा, राइट, फाइन। जब अब मेरा क्वेश्चन ये था कि अब हम इसको फिलहाल के लिए भूल जाएं, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, और ये इंस्टेंस वेरिएबल क्या था, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट था एक्स, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या कहा था, चूंकि अब इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है तो ये रेफरेंस वेरिएबल भी चलेगा, रेफरेंस वेरिएबल डेमो है, तो मैं क्या कहूँगा, डेमो डॉट एक्स, क्योंकि एक्स इंटीजर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, तो इंटीजर क्लास के सारे मेथड भी हम एक्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको फ्लोट वैल्यू मेथड हमने कॉल कर दिया कि एक्स की जो वैल्यू है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। अब हमें कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं मिल रही है, लेकिन रन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, है 0.0 आने चाहिए। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो x है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो क्या इनिशियलाइज कोई वैल्यू है नहीं, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या इनिशियलाइज होगी इसकी, क्यों जीरो होगी, इंटीजर क्लास है बेटा, ये रेफरेंस वेरिएबल है ना, ऑब्जेक्ट है ये, x है रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, नल होगी। और डेमो डॉट एक्स तक तो ठीक था, नल पे हम फ्लोट वैल्यू मेथड कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम होगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जो कि रन टाइम पे आएगा, कंपाइल टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चला के देख लो एक बार, ये आपने अक्सर देखा भी होगा, ये एक्सेप्शन, सेड इन जावा मेन जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। कैन नॉट इन्वोक जावा डॉट लैंग डॉट इंटरफेस फ्लोट वैल्यू इंटीजर डॉट फ्लोट वैल्यू, इंटीजर के अंदर जो फ्लोट वैल्यू मेथड है इसको इन्वोक नहीं कर सकते, बिकॉज डेमो डॉट एक्स इज नल। पूरी बात आपको बता रहा है, पूरी कहानी बता रहा है। एरर मैसेज को आप ढंग से पढ़ें, आपको पूरी कहानी, अगर उसको पार्ट बाई पार्ट डिवाइड करके समझने की कोशिश करें, आपको पूरी कहानी उसकी समझ में आ जाएगी। हाँ, थोड़ा टेक्निकल टर्म में बताता है, वो उसका आदी बनना पड़ेगा, है ना। तो हिसाब से बता रहा है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, ये जो एक्सेप्शन आया ये रन टाइम पे आया, ठीक है। कंपाइल टाइम पे कोई इंडिकेशन आपको नहीं मिला, इसका इंडिकेशन भी नहीं मिला। कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन तो ऐसे भी नहीं आता है, एक्सेप्शन का मतलब ही है, व्हाट इज एन एक्सेप्शन, कैसे डिफाइन करेंगे बताइए। एन एबनॉर्मल सिचुएशन, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं ओएस की क्लास से लेके सी प्लस प्लस क्लास तक, एन एबनॉर्मल सिचुएशन विच में डिस्टर्ब और स्टॉप द नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे डिस्टर्ब किया, जब इस पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल पे हमने कोई मेथड कॉल करने की कोशिश की
तो चूंकि वो रेफरेंस वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ही नहीं कर रहा है तो उसकी किसी मेथड को कॉल नहीं किया जा सकता, तो उसने नल पॉइंटर एक्सेप्शन को दे दिया, राइट। तो डिस्टर्ब कर दिया, प्रोग्राम पूरा एक्सिक्यूट नहीं हुआ, ना तो वैल्यू प्रिंट हुई ना प्रोग्राम एक्सिक्यूट हुआ पूरा। उसके बाद अगर कोई लाइन होती, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके बाद भी कोई लाइन लिखा होता मैंने, से फॉर एग्जाम्पल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आफ्टर नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। अब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसी जगह कंट्रोल आपका रुक करके उसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, उसकी बाद की लाइन अब प्रिंट ही नहीं होगी, है ना, वहीं से कंट्रोल खत्म, ठीक है, प्रोग्राम डेड हो गया आपका, राइट। तो इसने नॉर्मल एक्सक्यूशन को डिस्टर्ब कर दिया और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया, तो इट्स एबनॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। हर एबनॉर्मल सिचुएशन जो जावा में होती है, यानी एक्सेप्शन जो जावा में होती है, वो एक क्लास के ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। सी प्लस प्लस में आपने देखा होगा कि वहां पे आप एक न्यूमेरिक वैल्यू को भी एज एन एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, एक कैरेक्टर को भी एज एन एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। बट इन जावा इफ इट इज एन एक्सेप्शन इट हैज टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। जावा में या तो प्रिमिटिव होगी कोई चीज या ऑब्जेक्ट होगी, एक्सेप्शन की बात करेंगे तो हाँ प्रिमिटिव का काम खत्म, आप एज अ प्रिमिटिव किसी चीज को एज एन एक्सेप्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अब एक्सेप्शन का मतलब यहाँ है कि एक्सेप्शन से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की भी जरूरत पड़ेगी, उसका रूट कॉज क्या था, ठीक है, और कई चीजें निकल सकती है उसमें से, ठीक है, पूरा कंप्लीट स्टैक ट्रेस निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो अब वो सारी चीजें तो तब निकलेंगी ना जब उन पे उस तरह के मेथड्स हम कॉल करेंगे, ठीक है, जैसे प्रिंट स्टैक ट्रेस एक मेथड होता है जो कि एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट पे कॉल हो सकता है, किसी भी तरह के एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट पे कॉल हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब हमें उस ऑब्जेक्ट का हैंडल यानी रेफरेंस वेरिएबल मिलता है, किसी प्रिमिटिव पे तो नहीं हो सकता ना चीज, करेक्ट। तो इसलिए एक्सेप्शन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जावा इट्स ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। एंड नल पॉइंटर एक्सेप्शन इज ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास, जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन, करेक्ट, ठीक है। जावा डॉट लैंग वो पैकेज होता है जिसको हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, याद है ना, ठीक है। अब ये सिचुएशन जो आई ये रन टाइम पे आई जिसको आपने पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर रखा था, है ना। मान लीजिए आपको डाउट हो रहा है कि ऐसा एक्सेप्शन आ सकता है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, अब आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कोड जिस लाइन में ये प्रॉब्लम आ सकती है उसको आप सराउंड करेंगे एक ट्राई ब्लॉक से, यहाँ से लेकर के आपने यहाँ तक सराउंड किया, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट हो या एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में इसको बोलते हैं गार्डेड रीजन, क्या बोलते हैं, गार्डेड रीजन, पढ़ा होगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम, है ओएस के टर्म में, हाँ। इस रीजन को आप गार्ड कर रहे हैं फ्रॉम एनी मिस हैपनिंग और एबनॉर्मल सिचुएशन, ठीक है, गार्ड कर रहे हैं आप, किससे गार्ड कर रहे हैं, ट्राई ब्लॉक लगा करके, से ऐसे आप समझिए जैसे हम लिटरली कह रहे हो कि इस कोड को रन करने की कोशिश करो, नाम भी वैसे ही देते हैं ना, ट्राई कर मतलब भी वही है, कीवर्ड ऐसे ही दे रखा है कि इस कोड को रन करने की कोशिश करो, यानी ये कोड जो है ये प्रॉब्लम कर सकता है, इसको हमने गार्डेड रीजन में मान लिया है, जब इसको गार्ड करेंगे यानी रन करने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे, हम उस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, यानी एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, तो उसके लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं वो बोलते हैं कैच, कैच। अब कैच में आपको बताना पड़ेगा आप किस किस प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहते हैं, किसी एक तरह की प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहते हैं या मल्टीपल तरह की प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहते हैं। फिलहाल हमारे पास एक प्रॉब्लम का की श्योरिटी है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा अगर ये नल है, ठीक है, श्योरिटी भी है, और किसी कंडीशन में आप कह सकते हैं कि ये श्योरिटी नहीं भी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे हम ये जो इंटीजर x है ये किसी मेथड कॉल से इनिशियलाइज हो रहा हो, तो हम एश्योर नहीं हो सकते ना कि वो नल होगा कि नहीं होगा,
अगर मेथड कॉल से इस लाइन से पहले यहाँ पे कहीं इनिशियलाइज हो रहा हो और वो मेथड कॉल अगर नल रिटर्न कर रहा हो किसी कंडीशन चेक के बिना पर, तब तो अनइनिशियलाइज रह जाएगा और नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। अगर मेथड कॉल कोई ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा हो या कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, वैल्यू से फॉर एग्जाम्पल इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, तो ऑटो रैपिंग में वो असाइन हो जाएगी और इस इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका होगा, तब वो नल नहीं रहेगा इसका रेफरेंस वेरिएबल। उस कंडीशन में ये एक्सेप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर। हियर द पॉसिबिलिटी इज हार्ड कोडेड, अदरवाइज बोथ द पॉसिबिलिटी आर देयर इन रियल सिचुएशन, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास गारंटी नहीं है लेकिन चांसेस है। जब चांसेस हैं और हम उस चांस में चांस नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने उसको गार्ड कर दिया और कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इस सिचुएशन को हम कैच करें और हैंडल करें। कैसे करें, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, देखो फुली क्वालिफाइड नेम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जावा डॉट लैंग में है, राइट। ई कह दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल। अब ई इज द रेफरेंस वेरिएबल। हाँ, तो अगर एक्सेप्शन आता है तो वो एक्सेप्शन इस नल पॉइंटर एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को बना करके उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल ई में डाल करके ई को हमें सप्लाई कर दिया इस ब्लॉक को यूज करने के लिए। अब इसका हम जो चाहे यूज कर लें, राइट, करेक्ट। तो चाहे हम ई का यूज कर लें चाहे इसको हम हैंडल कर लें, दोनों ही काम इस कैच ब्लॉक में हो सकता है। तो हमने कहा कि भाई अगर ये एक्सेप्शन आ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो एक्स है वो इनिशियलाइज रह गई है ना। तो हम क्या बोलेंगे, दिस डॉट एक्स इक्वल टू से सेंड कर दिया मैंने। क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट यूज दिस। हाँ, स्टैटिक रेफरेंस है ना, तो हमें डेमो कहना पड़ेगा, सॉरी, करेक्ट। अब क्या करेंगे, ये जो काम जो हो रहा था, जब यहाँ पे एक्सेप्शन आया है तो निकल करके कैसे पहुंचा है, लेकिन ये काम तो नहीं हुआ। ठीक है, अभी हम रन करेंगे तो क्या होगा, एक्सेप्शन हैंडल हो गया लेकिन ये काम नहीं हुआ, उसके बाद का कोड चलना शुरू हो जाएगा, आफ्टर नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगा। ये वाली चीज अभी भी रन नहीं करेगी, देखो एक बार चला के देख लो। ठीक है, एब्रप्ट डिस्ट्रप्शन से जो कोड आपका टर्मिनेट करता है वो टर्मिनेट करना बंद कर दिया हमने, लेकिन सिचुएशन को अभी भी हैंडल नहीं करी है हमने। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी लाइन को हम दोबारा रिपीट कर देंगे इस कोड के अंदर। इसमें नीचे का कैच के अंदर डालो ना उसको, यही हैंडल कर रहे हैं ना। ये इससे यहाँ तक है ना पूरा। अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, करेक्ट। इसको हमें जाहिर सी बात है उसको ऊपर करना पड़ेगा तभी तो वो इनिशियलाइज होगा, अभी वरना दोबारा से आता, सेम एक्सेप्शन दोबारा से आता। ऐसा नहीं कि कैश में पहुंच गया दोबारा से एक्सेप्शन नहीं आएगा, वो भी एक यूज केस है, उसमें दोबारा से आता। लेकिन जाहिर सी बात है हमें हैंडल पहले ही करना पड़ेगा ना, हैंडल पहले करेंगे तब तो उसके बाद जाकर के उस स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे। हैंडल करने के बाद जो काम रह गया था उस काम को उसके बाद ही तो हैंडल करेंगे, मतलब रिपीट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, एनी डाउट्स गाइस। ठीक है, अब देखो अब रन करेंगे तो अब हमारी चीज काम कर रही है। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन को हमने रोक दिया। ठीक है, टेक्स्ट ने दो काम किया, आपको एक तो अपॉर्चुनिटी दी, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तो उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन की अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए आपकी। रिजॉल्व होने का मतलब आपने उसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर दिया, जो जो कमी थी वो पूरी कर दी आपने। अभी तो प्रेडिक्टिव कर रहे हैं जी। कर दीजिए, बच्चे मुंह में दांत आते अभी तो नहीं है। ठीक है, अभी हमने क्या करा, अभी तो हमने इसको हैंडल कर लिया। ठीक है, दूसरा एक ऑप्शन हमें क्या देता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन चल रहा है, सर्वर पे चल रहा है, ठीक है, और आपने उसको हैंडल करा है, भले ही उसमें कोई रिजोल्यूशन आपने प्रोवाइड नहीं करा है ना, तो जो प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को आप सेव फाइल सिस्टम में या डाटाबेस में कहीं लॉग करना चाहते हैं,
या उस प्रॉब्लम के इवेंट पर को एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है आपके एप्लीकेशन को या सर्वर को, उसको एक मेल सेंड करना चाहते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम आई है, क्योंकि उससे यूजर पे तो इफेक्ट पड़ा है ना? और यूजर को पता भी नहीं चला होगा। कई बार आप देखेंगे, आप कोई वेब एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, एकदम से कोई स्टैक ट्रेस आ गया, इस लाइन में पता नहीं क्या सी एरर है ना? तो भाई जो यूजर है उसको क्या पता आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं और क्या उस एरर का मतलब है। वो उसको हम बोलते हैं ब्लू स्क्रीन, टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, ब्लू स्क्रीन बोलते हैं उसको। विंडोज से ही आया है, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट भी कर रहे हैं ना और वो स्टैक ट्रेस आपको दिखे, यानी इस लाइन से एरर चल के इस लाइन से एरर चल के इस लाइन से एरर चल रही है, तो जैसे समझ लिया ऐसे हो गया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कहते हैं, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अभी देखिए आउटपुट क्या आएगा आपका। अभी मैंने पहले उसको प्रिंट करा लिया है, क्या प्रॉब्लम आई है, उसके बाद रिजॉल्व किया है, उसके बाद आगे की लाइन एग्जीक्यूट हुई है कैश की बात की, है ना? तो एक आपको दिखाया कि हमने ई जो हमें ऑब्जेक्ट मिला है, यानी प्रॉब्लम का ऑब्जेक्ट मिला है जो रैप करके मिली है, उसका हमने यूज भी दिखा दिया। इसको मैं लॉग फाइल में भी इन्फॉर्मेशन भेज सकता हूँ कि ये कंसोल में प्रिंट ना करके साइलेंटली लॉग फाइल ही भेज दे, यानी जो फाइल जनरेट होती है ना? हर अक्सर सर्वर्स में आप देखेंगे हर दिन की अलग से लॉग फाइल जनरेट होती है, जितनी बार आप चलाएंगे उतनी बार उतने मिनट की जनरेट होगी। तो उसमें आप जाकर, हाँ कोई प्रॉब्लम आई है तो आप जा करके वहाँ क्या देख सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं पूरी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज में कहाँ प्रॉब्लम आई है, ठीक है? डाटाबेस में भी लॉग कर सकते हैं, ठीक है? ई प्रिंट स्ट्रक्चर्स ये एक फंक्शन है जो कि देखिए, अगर इसका रिटर्न टाइप देखिए क्या है, ये प्रिंट कर रहा है बेसिकली, है ना? गेट कॉज वगैरह मेथड होते हैं जिससे आप ले सकते हैं, जैसे ई डॉट है। ये कंसोल पे स्टैक ट्रेस किसे कहते हैं? स्टैक का मतलब समझते हैं आप? नीचे से ऊपर चलना, राइट? अभी इसको एरर को देखो जरा एक बार। इसको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं कुछ और करता हूँ, ठहरो। अभी आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो ठीक से बता देते हैं इसको। इसको मैं ऐसे अब नहीं करूँगा। लेट मी से देयर इज अ मेथड, देयर इज अ स्टैटिक मेथड से पब्लिक स्टैटिक डेलीगेशन, डेलीगेशन, ठीक है? मैं पास कर रहा हूँ, थोड़ा मैं चेंजेस कर रहा हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा है लेकिन परेशान मत होइए उससे। डेवलपर कॉम्प्लिकेशन से परेशान नहीं होता है ना? ठीक है। और ये पूरी की पूरी चीज़ जो है मैं उठा करके कंट्रोल एक्स, कुछ भी नहीं करा मैंने, एक दूसरा स्टैटिक मेथड बनाया डेलीगेशन नाम से। नल पॉइंटर एक्सेप्शन डेमो जो क्लास का नाम है, उस क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल वो एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, तो आर्गुमेंट में पास करूंगा, और ये क्या करेगा, वही काम जो वहाँ ऊपर कर रहे थे वही काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस सिंपली इसको क्या कहेंगे, डेलीगेशन डेमो पास कर दिया हमने उसमें। कंट्रोल यहाँ पे होने के बजाय ये काम होकर के यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब रन करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, ई डॉट प्रिंट स्ट्रक्चर्स में नहीं करा है, इसको करते हैं। कहाँ देते शुरू किया प्रॉब्लम, एट एक्सेप्शन डेमो एंड बैंक ऐप, एप्लीकेशन का नाम डेमो डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन डेमो डॉट मेन। सबसे पहले मेन से कंट्रोल शुरू हुआ, लाइन नंबर 12, उससे दूसरा मेथड कॉल हुआ, कौन सा कॉल हुआ, एट एक्सेप्शन डेमो सो एंड सो नल एक्सेप्शन डेमो डेलीगेशन, डेलीगेशन मेथड पे गया, उसके लाइन नंबर 31 में गया कंट्रोल, राइट? लाइन नंबर 31 12 से लाइन नंबर 31 में गया, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट मेथड, डिफरेंट क्लास होता तो भी ऐसे ही करता वो, ठीक है? फिर फाइनली कह रहा है जावा डॉट लैंड डॉट नल पॉइंट एक्सेप्शन कैन नॉट इन्वोक दिस एंड दिस बिकॉज डेमो इज नल। तो अभी क्या हो रहा है, जहाँ से कॉल जहाँ जहाँ नेविगेट कर रहा है, अगर ये नेस्टेड 50 जगह भी जा रहा होता
तो स्टैक ट्रेस में सबसे इनिशियल यानी मेन से शुरू होता, उसके बाद क्या कॉल हुआ, उसके अंदर से फिर क्या कॉल हुआ, उसके अंदर से फिर क्या कॉल हुआ। स्टैक नहीं लग रहा है आपको, कॉल स्टैक। उसी कॉल स्टैक का जो ट्रेस है, यानी ट्रेस अप कर रहे हैं आप कि कहाँ से कंट्रोल गया है, तो कहाँ पे पॉसिबली प्रॉब्लम हुई होगी। हो सकता है किसी एक जगह पे नल रह गया हो, है ना, जिसकी वजह से लास्ट में जाकर के जहाँ पे उसको आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे नल आया है ना। तो आपको पूरा कॉल का स्टैक ट्रेस दिखा रहा है ताकि आप पूरी चीज़ एक लिंक को, रूट को आइडेंटिफाई कर पाएँ। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज स्टैक ट्रेस। और यही जब आप अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जैसे ब्राउज़र वगैरह पे देखते हैं आप, जब आप ऐसी चीज़ कुछ आता हुआ देखते हैं ना, तो वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन होती है बिकॉज़ यूज़र शुड नॉट बी इन अ पोज़ीशन टू सी दिस। उसको क्या देखना चाहिए? उसके इसकी जगह कोई मैसेज देखना चाहिए। जैसे समथिंग, अगर इतना भी आप कह दें समथिंग वेंट रॉन्ग वी आर वर्किंग एट इट, और मेल एट दिस, रिपोर्ट एट दिस मेल आईडी, तो यूजर को पता है, या ट्राई आफ्टर सम टाइम, ऐसे मैसेज आप देखते हैं ना कई बार बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह में। नो दैट मेक्स अ लिटिल सेंस यूजर के पर्सपेक्टिव से। दिस डजंट मेक एनी सेंस, स्टेटस दिखा के मतलब नहीं, बट दिस मेक सेंस फॉर द पर्सन हु इज अल्टीमेटली बी फिक्सिंग दिस बग। तो इसको आपको कहीं ना कहीं फाइल विल में या डाटाबेस में कहीं ना कहीं लॉक करना पड़ेगा, अगर ये साइलेंटली अकर हो गया है तो, ताकि जब लॉग फाइल को खंगाला जाए, कंप्लेंट्स वगैरह आए, लॉग फाइल को खंगाला जाए। जैसे आपके यहाँ पे एडमिशन होता है ना कई बार, तो एडमिशन में क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो कहते रहते हैं कि सर हम फीस सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है ना। अब वहाँ से तो बोल देंगे अच्छा बेटा आधे घंटे बाद ट्राई कर लेना, कल ट्राई कर लेना, अभी इतनी देर तक डेट है, उसके बाद उतने तक ट्राई कर लो, है ना। लेकिन अगर बार बार आ रही है देन दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द टेक्निकल टीम, जो ये फिगर आउट करेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है ना। तो वो प्रॉब्लम का रीज़न क्या हो सकता है ना। फिर वो बेसिकली अल्टीमेटली जाकर के लॉग्स वगैरह में देखेंगे और फिगर आउट करेंगे कब तो प्रॉब्लम आई है, क्या क्या एक्सेप्शन थ्रो हुए हैं, है ना। उससे वो कोड में जाएंगे, कोड में जाकर उस चीज़ को फिक्स करेंगे। क्लियर हो रही बात? यहाँ तक क्लियर है भाई? तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात अब जिसपे वाइंड अप मैं करूंगा वो ये समझने की है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसको आपने कई बार देखा हुआ है, पहले भी देखा है। ये हमारे ऊपर ऑप्शनल है कि हम उसको ट्राई ब्लॉक से सराउंड करके हैंडल करें या ना करें। अगर नहीं करते हैं तो सिंपली पॉइंट प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा, उस लाइन के बाद हैंडल नहीं होगा, ठीक है। उस लाइन के बाद कुछ और कोड होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। बट दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन, काइंड बता रहा हूँ, कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन which for you is allowed, whether you want to handle it then you can handle it, or if you do not want just leave it as it is, परमिशेबल है, ठीक है। इतनी लिबर्टी आपके पास मिल रही है, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन, so that means there could be some other kind of exceptions also, इसमें शायद ये परमिशन ना हो, ठीक है। that we will talk in the next class, ठीक है। हम्म, है, डिस्कस करेंगे, लास्ट में करेंगे, एक दो क्लास के बाद कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है ना। बट दैट इज अ लिटिल वियर्ड वे, अगर आप ऐसा करेंगे ना, दैट इज नॉट सजेस्टेड, ठीक है। एक पूरा एक आपको छोटा सा एप्लीकेशन डेमो दे करके मैं आपको छोटा सा आपको इस चीज़ को मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं, कई बार हम एक्सपेक्ट कर भी रहे होते हैं, और वो क्यों करेंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये चीज़ डिटेल में आएगी अभी, ठीक है, परेशान मत हो, अभी आएगी, सब चीज़ आएगी। जितने तरह के क्वेश्चन आप सोच सकते हैं ना, उस सबके आंसर मिल जाएंगे आपको, ठीक है।